सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये नूर खान की कहानी भी बयान कर दें। मैं इसलिए भी चाहूँगा आपको इस सिलसिले में ज़हमत देना कि आज दफ्तर ख़ारजा तो बड़ा कैटेगोरिकली इसकी वजाहत भी की, लेकिन आई हैड अ चांस सर कि जब ये पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म हुई तो नूर खान एयरबेस पे भी हम गए, हेडक्वार्टर भी गए, जो हमारे शाहीन थे उनसे गुफ्तगू भी की, देखा उन मकामात को, उस सेल को। नूर खान एयरबेस पे तो कई एक इंस्टॉलेशन बन चुकी हैं, कई एक ऑफिस बन चुकी हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में अगर तैयारे खड़े हों तो वो जगह कहाँ से मिलेगी? क्या उसके ऊपर हमने को कपड़े डाल के खड़े किए हुए हैं? आप तो बेहतर समझते हैं नूर खान एयरबेस को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जामिर साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने खुद ही नक्शा कर दिया क्लियर एक्जेन में कि नूर खान एयरबेस और ऑल द बेसिस नूर खान एयरबेस पे खड़े करने की जो है वो मनगढ़ंत इसलिए मैं देख रहा हूँ इसको कि इतनी दुनिया विजिलेंस हो गई है, ट्रैकिंग इतनी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इतना हो गया है कि ऑल द वे वहां पे जहाज आके खड़े हो जाएं, पार्क हो जाएं और अमेरिका को पता ना लगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये आई थिंक स्ट्रेंज नहीं है, सिर्फ ये एक अंडरमाइन करने की एक पाकिस्तान की जो न्यू अर्नड हमारी एक वैल्यू है, जो एक रेलेवेंस है। ना सिर्फ हम रीजनली रेलेवेंट हुए पिछले साल मई में, दुनिया ने हमें देखा कि हम सबूत मांगते रहे, न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर करते रहे, वो साल गुजर गया, ना तो सबूत मिले ना कोई न्यूट्रल इंक्वायरी हो सकी। तो जितनी हम एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली पिछले साल, उस वक्त तो हमारी थी रीजनल की हद तक, यानी हम एक इस खत्ते में दुनिया ने रियलाइज किया कि जब तक आप पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे इस खत्ते में अमन नहीं हो सकता। जब ये एक साल गुजरा, ईरान की और अमेरिका की जंग हुई, तो फिर एक दुनिया ने देखा कि एक और मुल्क अभी भी क्रेडिबल है, पाकिस्तान ही है दोबारा से, जो एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस के तहत इंगेज भी कर सकता है। और एक क्रेडिबिलिटी इस वक्त है कि हम ईरान भी, रीजनल मुल्क जो है मिडल ईस्ट के ममालिक, अमेरिका, इनके साथ कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। तो आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नजर आता है मुझे, तो और कुछ भी नहीं है कि ऐसी बात की जाए जिससे अमेरिकन हुकूमत का और खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, डेफिसिट बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ताकि कहा जाए कि ऐसा शो किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो डुअल गेम खेल रहा था शायद, और एक तरफ हम उनको ईरान को प्रोटेक्शन दे रहे थे, एक तरफ अमेरिका के सदर को खुश रखा हुआ था हमने। जाहिर है हमने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश इसलिए रखा होता, हमने क्रेडिबिलिटी अर्न की थी। लेकिन बात आपकी ठीक है, इससे लेसर इज मोर, क्योंकि इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि इट्स सो स्ट्रेंज ऑफ ऑल द एयर बेसिस, जो सबसे प्राइम बेस है जहां हम जेटी वैंस खुद उतरे हैं, उसी बेस पर हमने अमेरिकन जहाजों को भी रखा होगा। मतलब इसको फनी के अलावा कुछ नहीं। इसमें सर तीन चीजें हैं जो मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर आप कमेंट करें। पहली बात, नोइंग द नेचर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कुछ और एजेंसियां उसे बताएं वो चुप रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, इतनी बड़ी तादाद में बड़े तैयारे कहीं रखे गए हों और वो छुप जाएं दुनिया की नजर से, ओपन सोर्स से ट्रैकिंग ना हो सके, दूसरा नुकता। तीसरा, ईरान के पास ऐसी कौन सी जदीद एयरफोर्स है जिसको छुपाना मकसूद था? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उनकी एयरफोर्स एक रिवायती और पुरानी और कदीमा, उनका असल इन्हिसार तो अपने मिसाइल सिस्टम पे, ड्रोन सिस्टम पे था। इन तीनों के ऊपर रोशनी डालें। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू करते हैं, जिन्होंने जंग के शुरू में ही, आपको याद होगा, एक हफ्ते कहा था कि हमने नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है। पहले तो उनकी बात मान लेते हैं कि अगर तबाह कर दी थी तो फिर इधर बचा क्या था भेजने के लिए, पहली बात। दूसरा, उनके पास जो जहाज हैं, देखिए उनके पास F-14 है, उनके पास फैंटम है F-4 और F-5E है, और ये शाह फरहान के जमाने में रिजीम चेंज हुए या हुकूमत चेंज हुए शाह फरहान की 47 साल हो गए। तो जरा विजुलाइज करें कि 47 सालों से इनको, इनके सारे के सारे जिनके मैंने नाम लिया है, वो अमेरिकन ओरिजिन के जहाज है। जाहिर है उस वक्त डार्लिंग ऑफ द एरिया था, उस वक्त हमें 40 जहाज कुछ सालों बाद मिले F-16। शाह फरहान ने 150 F-16 का उस जमाने में ऑर्डर किया हुआ था, 70s के मिड में। मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि इतना लोग उस जमाने में कहा जाता है कि ये पुलिसमैन ऑफ द एरिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की पुलिसमैन है ईरान जो है उस जमाने में, शाह फरहान के जमाने। उस वक्त जो ईरान मांगता था दिया जाता था। तो ये फैंटम और F-4 F-5 ये तमाम के तमाम हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ही ने तो स्पेयर पार्ट देने थे, सस्टेन करना था, तो वो बड़ी मुश्किल से इसको एयर वर्दी कुछ जहाजों को रखा हुआ है। पहली बात ये, और किसी ऑफेंस और डिफेंस के काबिल होते तो आप देखते इंटरसेप्शन करते या कोई स्ट्राइक करके आते कहीं। ए टू ए रिफ्यूलिंग इनमें ऑप्शन नहीं है। ये कम से कम 50 से 60 साल सारे पुराने जहाज हैं। तो आई थिंक उनको इस रेंज ही कहा जा सकता है। इस पे क्या फोकस किया जाए कि 60 साल पुराने जहाजों को ईरान ने प्रिजर्व करना था, यहाँ बचाकर भेजना था, और ऑफ ऑल द प्लेसेस नूर खान एयरबेस पर खड़ा करना। बिल्कुल ठीक, ये एक मुज़क्का खेज दावा है और जो ऑब्वियसली एक स्पॉइलर एक्ट है। कुछ ना मिला तो फिर इस तरह की स्टोरी घड़ेगी, ये मन घड़त टेक्निकली ये एक फुल ऑफ फ्लॉ स्टोरी है। अच्छा सर, ये इन्होंने जिब्राल्टर में वो ऑफ कोस्ट स्पेन जो खड़ी की है आबदूस,
सबमरीन न्यूक्लियर ओहायो क्लास बताई जा रही है। ये यूजली तो मैंने अभी अर्ज भी किया जो मैंने मुतालिया के इस सिलसिले में कि अमेरिका ऐसे मामलात की निशानदेही पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करता। तो ये कितना अहम ये डिप्लॉयमेंट है और ये न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है, ईरान से कितनी दूर है ये, वहां पे जिब्राल्टर में अगर खड़ी की जाए, इस पोस्चरिंग का मतलब क्या होगा? जामी साहब, दो तरह का न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल होता है सबमरीन के लिए, और वो क्लैरिटी मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, जिसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि उस पर न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। और एक होती है न्यूक्लियर इनेबल्ड, यानी कि जिसके ऊपर ऐसा जो मिसाइल्स हो जिस पर न्यूक्लियर टिप्ड हो या वॉर हेड हो, वो फायर किया जा सकता है। इसी तरह कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास तमाम के तमाम, वो न्यूक्लियर पावर्ड है। दैट मीन्स वो कई साल तक रह सकते हैं। जैसे जेरार्ड फोर्ड जो है वो तकरीबन साल एक रह सकता, देखा हमने, रह सकता है। वो रहा भी है 310 दिन, उसने अभी वापस पुल बैक किया गया। जेरार्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को बुलाया गया वापस, तो वो तकरीबन 10 महीने समंदर में फ्लोट करके तकरीबन 4.5 एकड़ का, समझे, अमेरिकन एक लैंड का टुकड़ा था जो यहाँ पानी के ऊपर 4,500 लोगों को 10 महीने लेके फिरता रहा। तो ये तो मैंने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेट किया। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जिसका आप जिक्र करते हैं मोस्टली पावर्ड है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूं कि जब सबमरीन जमीन के सतह के नीचे समंदर की चली जाती है तो वो बैटरी पर ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि इंजन, पानी की वजह से इंजन, आप स्टार्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं होती, बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है, उसके बाद सबमरीन पानी में चली जाती है। जब तक वो बैटरियां चलती हैं वहां तक होता है, फिर उसको वापस पानी की सतह पर आकर चार्जिंग करनी पड़ती है उन बैटरियों को अपने इंजन चला के, यानी चार्ज करने की। तो अक्सर ये फिर मजबूरी होती है कि सबमरीन की, कि अगर वो जमीन के समंदर के अंदर रहेगी तो चार्जिंग के लिए ऊपर आएगी तो डिटेक्ट हो सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन का ये हो गया है कि अब उसको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडर वाटर ही रहते हुए अपनी चार्जिंग भी कर, उसको जरूरत नहीं होती। ये तो एक बात। हाँ, मैं कंपैरिजन कर देता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ओहायो क्लास, ये बहुत बड़ी सबमरीन है। जो ईरान ने इसके मुकाबले में बनाई है, वो गदर के नाम से बनाई है, वो 6 गुना छोटी है इस सबमरीन से, 6 टाइम्स लेस, मतलब साइज वाइज उसकी है। और वो टॉर्पीडो भी फायर कर सकती है, वो अंडरग्राउंड माइंस भी ले कर सकती है, अंडर वाटर ले कर सकती है, और वो जाहिर है आपने देखा कि डिटेक्शन सोनार से भी बचती है। सोनार होता है साउंड एंड रेजिंग का एक सिस्टम होता है, जो एयरबोर्न जहाज हवा में उड़ रहा होता है वो स्कैन करता है अपने रडार से, तो एक बॉडी जो भी अंडर वाटर भी होती है उसको भी पिक कर लेता है। तो ये इतनी छोटी है गदर के वो आमतौर पर उससे भी डिटेक्ट नहीं होती। 6 गुना बड़ी जो ओहायो क्लास आप कह रहे हैं, इसका एक एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो है वो क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो 30 से 60 मीटर गहरा है मुख्तलिफ जगहों पर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूं, तो 30 से 60 मीटर एक सबमरीन के लिए बहुत कम डेप्थ है, वहां पे मनूवरेबिलिटी नहीं हो सकती सबमरीन, खासतौर पे ओहायो क्लास की। जो ईरानियन सबमरीन्स हैं, जो गदर क्लास जो मैं कह रहा हूं, वो बड़े जबरदस्त मनूवर करती हैं, क्योंकि उन्होंने डे 1 से पर्पस बिल्ड बनाई है अपनी कोस्टल एरियाज के लिए, जो कि जाहिर हमने देखा कोस्ट ही बहुत छोटी है, हार्डली 35 किलोमीटर विड्थ है, और अगर किसी जगह पे 30 मीटर है और किसी जगह 100 मीटर है, तो ये बहुत कम डेप्थ है जिसके अंदर सबमरीन ऑपरेट की जा सके। तो अमेरिकन ने पोस्चरिंग के लिए जरूर किया होगा, क्योंकि अब्राहम लिंकन, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है इस वक्त, तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है समंदर में ईरान से। उसकी भी वजह यही है कि ईरान को ड्रोन फायर करके उसको जाहिर टारगेट ना कर दे। तो ये सबमरीन पोस्चरिंग के पॉइंट से तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये आकर कोस्टल एरियाज में आएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई ऑपरेशन करेगी, कोई टॉर्पीडोज फायर करेगी, कोई शिप्स को तबाह करेगी, ऑपरेशन फ्रीडम में मदद करेगी, मेरा नहीं ख्याल वो कर सकती। ठीक। अच्छा सर, अब ये 2 दीगर निकात हैं, क्योंकि ये इन्होंने चीन भी जाना है, अब्बास इराकी सब ब्रिक्स पे जा रहे हैं इजलास में, और जो अभी तक मुसव्वदे का एक्सचेंज हुआ प्रपोजल्स का, उसके ऊपर ट्रंप कह रहा अनएक्सेप्टेबल है, गार्बेज करार दिया, कहा कि लाइफ लाइन पे सीज फायर। तो अब ये इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो नेशनल सिक्योरिटी जो उनका है उसका इजलास उन्होंने बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी वॉर भी हैं। अमरीकी मीडिया कह रहा है 2 ऑप्शंस हैं, दोनों का बेवक्त आगाज हो सकता है। एक, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो रिवाइव किया जाए, और दूसरा, जो कुछ अहदाफ रह गए उन पर बमबारी की जाए। डू यू थिंक इट विल बी हैपनिंग सून, एंड दैट टू व्हेन ही विल बी विजिटिंग चाइना? मेरा ख्याल, जामी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हैपनिंग सून वाला नहीं लगता। वो उसकी मेरी अपनी जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉर पोस्टरिंग अपनी बेहतर नेगोशिएशन की कुछ दिन की थी। आपने देखा थोड़े दिन पहले वो सॉफ्ट नजर आते थे कि इट कैन बी वर्कड आउट, और मैं एग्रीमेंट दे रहे हैं और ईरानियन रीजनेबल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नलिंग की थी जिससे उन्हें लगता था कि एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं या चाहते थे
कि चाइना जाने से पहले एक एग्रीमेंट ऐसा हो जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको चाइना पर डिपेंडेंसी ना करनी पड़े, या चाइना की मदद ना लेनी पड़े, या चाइना की फेवर ना लेनी पड़े इस एग्रीमेंट के लिए। क्योंकि अगर चाइना से वो फेवर लेते हैं तो चाइना रेसिप्रोकेशन चाहेगा। चाइना चाहेगा कि टैरिफ में फिर रिलैक्सेशन करे, चाइना चाहेगा कि जो ताइवान को आप सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो पुल बैक करें, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो ये करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते थे कि जाने से पहले हम कोई एग्रीमेंट ना हो, ताकि वो चाहते थे कि वहां जाकर मैं क्लीन स्लेट के जाऊं और जो बायलैटरल चाइना और अमेरिका के इश्यूज हैं उन्हीं पर बात की जाए, क्योंकि फोकस उधर चाहते थे। और उनको भी ये पता था कि अगर वो इस बिल्कुल जंग ठीक के है। इसी सीज फायर के होते हुए चले गए चाइना, बिल्कुल तो ठीक। मेन टॉपिक वो होगा। और प्रेसिडेंट हाँ। ट्रंप को जो शिकायत वैसे हैं, और खास तौर पर जो निगोशिएशन मिलनी थी, वो इतनी मीनिंगफुल नहीं होनी थी अगर ये जंग चाहे सीज फायर तक ही रहे। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजह। प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो पोस्चरिंग दोबारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है वो चाइना को बेसिकली सिग्नल कर रहे हैं कि मैं तो हार्डलाइनर हूं, मैं तो जगह लूंगा ही नहीं ऐसी कोई ऐसे जिसपे मुझे पोजीशन ऑफ वीकनेस लगे आपको। तो आई थिंक वहां जाकर वो चाइना के साथ एक पोस्चरिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि अगर चाइना मीडिएट करता है तो शायद वो रिलैक्सेशन उस तरह देने की पोजीशन में चाइना बिल्कुल से ठीक। बार्गेन बेहतर कर पाए। आई थिंक अपनी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये रबिश है और इट्स अ मैटर ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम और बड़े कुछ जो बिल्कुल बयान दे ठीक, रहे हैं। तो स्पॉट मेरा ऑन, मानना ये है स्पॉट कि ऑन। ये फ्लक्चुएट होती रही है।